बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम जो है वो आपको पता ही है कि किस तरह से ये करवटें बदल रहा है। कभी जो है वो गर्मी महसूस होती है और कभी ऐसा लगता है कि ठंडक का एहसास हो रहा है। लेकिन इस बदलते मौसम के साथ हमेशा मैं एक बात करती हूँ, वो होती है सेहत की, कि सेहत का आपने अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितनी अच्छी सेहत होगी उतने ही हम जो है वो काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमेशा एक बात करती हूँ कि भलाई और नेकी के कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहा करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में यही चीज़ें जो हैं वो काम आती हैं और हमारे लिए भी अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ फरमाता है। अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआ करते रहा करें कि हमारा मुल्क जो है वो इसमें बहुत सारे मसाइल का शिकार है, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद रियाज साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बात करेंगे आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे यहाँ माशरे में जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है वहीं पर हम देखते हैं कि हम मुआशी तौर पर वहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते। हमारे उसी तरीके से मसाइल भी जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो गुर्बत के खात्मे में किस तरीके से जो है वो रोल प्ले किया जा सकता है, हमारे यहाँ पर मुल्की सतह पर किस तरीके से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी और इसके साथ ही बिलाल से जानेंगे इस टाइम मेप्को के हवाले से बात करेंगे कि मेप्को की जो है ये इदारा किस तरीके से काम कर रहा है, इस टाइम क्या एक्टिविटीज़ हैं। और इसके साथ ही जो है हम रेलवे स्टेशन की सूरत हाल पे भी बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आज जो गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें, आज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके मुताबिक गुर्बत का जो एक गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मकसद ये था कि यूएन में जितने भी ममालिक शामिल हैं उन सब के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम जो थी या पूरी ग्लोबल एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो गुर्बत की है, पॉवर्टी की है। और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत हद तक एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि गुर्बत की उस लकीर से नीचे जिंदगी अपनी गुजार रही है। अब जो दूसरा आपका पहलू था आपके सवाल का वो यही था कि आबादी का बढ़ता हुआ तनासुब और गुर्बत, बिल्कुल ऐसे ही है। ग्लोबल लेवल के ऊपर जहाँ पे हमारी डिस्कशंस होती हैं वहाँ पे सबसे बड़ा इशू भी यही आता है कि गुर्बत का डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो जो है वो आबादी के साथ होता है। और उसी वजह से जो है पाकिस्तान की आबादी जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या हम उसको एक बैलेंस अप्रोच के साथ नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल हम रिसोर्सेज अपने मैनेज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सबसे करीबी एग्जांपल जो है वो चाइना की है। मैं तकरीबन कोई 3 से 4 साल चाइना रह के भी आया हूँ और वहाँ जो हमने उनके मॉडल्स देखे हैं दैट हैज़ बीन वेरी बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग किस्म के मॉडल्स हैं उनके। हम शायद अभी भी उनसे कई साल पीछे शायद कई दहाइयां पीछे हम चल रहे हैं। उनके मॉडल्स इतना एम्पावर करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की स्टेट की मशीनरी को, कि किस तरह से वो लोगों को गुर्बत से निकाल के जो है वो मेन स्ट्रीम में लेके आ सकते हैं। 2024 जो ये साल है, इस साल जो कौम मुत्तहिदा का चार्टर आया है इस दिन के हवाले से, उसमें कैटेगोरिकली थीम जो बताई गई है वो यही है कि हम कैसे उन लोगों को शामिल करें मेन स्ट्रीम में जो शामिल नहीं हैं। तो अगर उनका हम बात करते हुए गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज उनको देखें तो शायद हम अभी कहेंगे कि हमारे यहाँ काफ़ी फुकदान है। उस हिसाब से हम अभी भी लोगों को मवेशी दे के या उनको डोमेस्टिकली जो है वो एम्पावर करके सोचते हैं कि शायद इससे जो है वो गुर्बत का खात्मा हो जाता है। हम सब्सिडीज दे के सोचते हैं कि शायद इससे गुर्बत का खात्मा हो जाता है। हम उनको बिल्स के ऊपर रिलीफ दे के सोचते हैं कि शायद इससे गुर्बत का खात्मा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बड़ी स्पॉन्टेनियस हैं। आप किसी को आज, जैसे वो अंग्रेजी में कहा जाता है कि फीड समवन फॉर अ डे, गिव देम अ फिश फॉर अ डे एंड इट विल फीड देम फॉर अ डे एंड टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। अगर आप उन्हें सिखा दें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना दें, अगर आप स्टेट को इतना एम्पावर कर दें, क्या वजूहात हैं कि स्टेट के बिजनेसेस चल नहीं पाते? क्या वजूहात हैं कि स्टेट जो है वो, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, पिछले 70 सालों में हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सके जो प्रॉफिट गिवन हो स्टेट का? तो हम जब मॉडल देखते हैं हमसाया ममालिक के या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक के, वहां पे यही होता है कि गवर्नमेंट इतनी स्टैब्लिश्ड है कि वो लोगों को डोनेशंस नहीं देती, वो चैरिटीज नहीं करते,
वो ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिससे लोग जो हैं वो एम्पावर होते हैं। बिल्कुल तो ये इतना स्पॉन्टेनियस चेंज शायद हम अगर तवक्को रखें तो बड़ी मज़ाक़ाकुन बात है ये कि हाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। वी नीड टू डू समथिंग जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स को, हमारे सिस्टम्स को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे जिसको उर्दू में मुकन्नना कहते हैं उसको इतना एम्पावर कर सकें हम लोग कि वो शायद इन द फ्यूचर जो है वो कोई ऐसे सॉलिड किस्म के कोई ऐसे बेहतर किस्म के काम। अच्छा, चैरिटी की आप बात कर रहे थे, वाकई हमारे यहाँ पाकिस्तान में सब लोग चैरिटी में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। अच्छा, लोग भी शायद अपना एक किस्म का ना माइंडसेट बनाकर बैठ गए हैं इसी तरह कि आप हमारे यहाँ ये कि हमने मेहनत की तरफ थोड़ा सा हम जो है वो कहते हैं शॉर्टकट मिल जाए हम लोगों को, मेहनत इतनी ना करनी पड़े। तो ये चैरिटी के चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं कि अच्छा गुर्बत तो उस तरीके से खत्म नहीं होती, लोगों को मांगने का भी ये भी सिलसिला जो है वो जारी रहता है। बिल्कुल, देखें लोगों को शायद आसान तरीके ज्यादा पसंद हैं, शॉर्टकट ज्यादा पसंद हैं। लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि शायद जैसे हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन कह लें, एक बिलीफ कह लें कि कहा यह जाता है कि जो भी जीरो पैदा होता है उसका रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ। लेकिन मामला सिर्फ रिस्क तक जो है वो लिमिटेड नहीं है। जाहिर है कि अगर उसने कुछ इनटेक करना है, साथ उसकी सेहत भी इन्वॉल्व है, उसकी एजुकेशन है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ है। सिर्फ रोटी मकसद नहीं है या सिर्फ खाना खाना, जिंदा रहना मकसद नहीं है। आपको वो अप्रोच रखनी चाहिए कि क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं। हमारे यहाँ पे सोशियोलॉजी एक टर्म है जो शायद हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए जो है वो अक्सर यूज की जाती है कि द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट बेबीज। तो हमारे यहाँ यही है कि जितना आप मुतवसत तबके की तरफ चलते जाएंगे वहां पे आबादी का तनासुब आपको बढ़ता हुआ नजर आता जाएगा। जबकि बहुत सारे ऐसे जो अप्रोच कंट्रीज हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, वहां पे भी उन्होंने आबादी को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ लिंक किया हुआ है, ताकि ये जो शॉर्टकट्स हैं लोगों के कि हाँ ठीक है बच्चा पैदा हो गया, उसको स्कूल के पैसे हैं ठीक है, नहीं है मदरसे में डाल दें, मदरसे के पैसे हैं नहीं है ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, फिर वो हमें जो है वो बेगिंग करते हुए और हमें इस तरह से जो है वो हाथ फैलाते हुए नजर आते हैं। उसके रीजन ये है कि शायद जिस मुकाम पे रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए वहां पे वो नहीं कर पाते। अच्छा, इस पे मजीद भी आपसे जानेंगे, इसके साथ ही हम बिलाल से बात करेंगे। इस टाइम मेपको के हवाले से बात करते हैं। FIA के हमराह जो ऑपरेशन किया गया, लाखों रुपए की मालियत की बिजली चोरी जो है वो पकड़ ली गई है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल आसमा, बहुत शुक्रिया। बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो मेपको रीजन में और मुल्तान सर्कल में जो है वो बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों भी हमने बात की कि कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ मिलकर जो है वो रेंजर्स, FIA, पुलिस और दीगर जो एजेंसीज हैं हमारी, उनके साथ मिलकर जो है बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन कल एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है बिजली चोरों के खिलाफ, जिसमें FIA ने और मेपको मुल्तान सर्कल की सर्विलियंस टीम ने जो है वो मिलकर ये रेड किया। रेड जो है वो मारूफ निजी होटल जो था वहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी, जिसमें जो है वो बंदबोसन रोड पर वाक़या सबवे रेस्टोरेंट है, उसमें जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी में वहां पर बोगस मीटर लगाकर उसको डेड करके जो है वो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही थी, जिसमें जो है वो FIA ने और FIA की सर्विलियंस टीम में SDO राव मोहम्मद इमरान और लाइन सुपरिटेंडेंट अली असगर और FIA के इंस्पेक्टर हैं खालिद मियां साहब, उन्होंने मिलकर वहां पर इतला पहुंची उनको कि वहां पर बिजली चोरी की जा रही है। उन्होंने मिलकर वहां पर रेड किया तो वहां पर मौके पर जो लोड इस्तेमाल किया जा रहा था, जब दौरान ऑपरेशन ये चेक किया गया कि कितना लोड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो तकरीबन 26 किलोवाट के करीब जो था वो लोड इस्तेमाल हो रहा था। अगर उस 26 किलोवाट की अगर हम बनाते हैं तो तकरीबन एक माह का 4 से 5 लाख रुपए का बिल बनता है एक माह का। जो मौके पे जो मीटर लगा हुआ था, बोगस मीटर लगा हुआ था जिसको डेड किया गया था, उस पे जो है वो जब चेकिंग की गई तो सिर्फ 4 यूनिट्स कंज्यूम हुए थे। फिर मौके पे जो एहलकार जो मीटर रीडिंग करने के लिए जाता था या फिर वहाँ पे टीम पहुंचती थी, जारी सी बात है हर महीने रीडिंग होती है मीटर की, एक बोगस मीटर लगाया गया है और कई महीनों से वो बिजली चोरी कर रहा था। अच्छा, वो अब वो उसका सारा तखमीना लगाया गया तो तकरीबन 70,000 यूनिट के करीब जो है वो बिजली चोरी की गई है 1-1.5 साल के दौरान, जिसमें 70,000 यूनिट बिजली चोरी करने पर जो है वो जो मारूफ निजी रेस्टोरेंट है जिसमें सबवे जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको जो है तकरीबन 55 लाख रुपए के करीब जो है वो जुर्माना किया गया है।
अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है, एक तो वो रेस्टोरेंट तो बिजली चोरी ही कर रहा था, लेकिन उसको बिजली चोरी करवाने में कुछ मैप्को के एहलकारों का भी हाथ था, जिसमें मीटर रीडर्स शामिल थे, मीटर इंस्पेक्टर शामिल थे और कुछ बड़े अफसरान भी शामिल थे, जिसको जो है वो मैप्को की बोसन रोड सब डिवीजन बनती है, जिसके एसडीओ शेख मोहम्मद बिलाल हैं। उन्होंने ये एफआईए की टीम के और मैप्को मुल्तान सर्कल की सर्विलियंस टीम के साथ मिलकर रेड किया। अच्छा, ये रेड्स तो होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का वकुआ के एक तकरीबन 1.5-2 साल से जो है वो एक ही रेस्टोरेंट जो है वो बिजली चोरी कर रहा था, जिसका मीटर का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था, बोगस मीटर था, उसको डेड भी किया गया था और तकरीबन उसका जो महीने का बिल बनता था वो सारा बिल जो है वो तकरीबन 3 से 4-5 हज़ार रुपए का उसको महीने का बिल आता था। लेकिन जो जब चेकिंग की गई 26 किलोवाट लोड पे जो है तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए जो है वो हर महीने बिल आना चाहिए था उनको। अच्छा, एफआईए की टीम ने जो है वो जो जिसके नाम मीटर था रेस्टोरेंट में, उनके खिलाफ जो है वो इस्तखासा भी दिया है मुतलका थाने में। एफआईए ने खुद बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जो उनका मीटर था, जो उनका कनेक्शन लगा हुआ था, वो सारी चीजें उतार ली गई, तारे वगैरह उतार ली गई। ये सारा वकुआ है। इस तरह पिछले ही दिनों रेंजर्स के हमरा मिलकर भी जो है वो मुल्तान सर्कल की कार्रवाइयां हुई, जिसमें एफआईए की टीम भी साथ थी, जिसमें सैकड़ों बिजली चोर जो है वो 3 घंटे का तवील ऑपरेशन मुल्तान सर्कल में रहा और बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। करोड़ों रुपए जो है वो जुर्माने भी किए गए और कुछ अरसे के बाद जो है वो रिकवरी भी उन लोगों से की गई जिनको डिटेक्शन बिल डाले गए थे इन सार्फिन को। अब ये जो बिजली चोरों के खिलाफ डिस्को स्पोर्ट यूनिट बनाया गया था, जिसमें मिलके जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, चलिए मजीद भी मैं आपसे जानूंगी। इस टाइम जो है घरों में पहले सिंगल फेज जो मीटर लगा दिए जाते थे, अभी जो है हुकूमत ने कई चेंजेस कर दिए हैं, तो इदारे के हवाले से ये इनसे जानेंगे कि क्या मामला है, क्योंकि हमारे सार्फिन बहुत सारे जो है आवाम ये जानना भी चाहती है कि क्या मालूमात हैं। तो अभी हमने नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इसके साथ ही जिस तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले मैं जो है जानना चाह रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है सिंगल फेज के हवाले से भी और 3 फेज जो मीटर लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा इस टाइम क्या पॉलिसीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं सार्फिन की सहूलत के हवाले से। क्या देखिए मैडम, ये पॉलिसीज जो है सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स की ये ऑलरेडी बनी हुई है। जो हाउसिंग निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां पर जिनका प्लॉट जो है वो 5 मरले से अबव है, उनको जो है वो 3 फेज मीटर की जो है वो कहा गया कि 3 फेज मीटर ही लगाया जाएगा। वहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं, जो कच्ची आबादी है, जहाँ फिर सोसाइटीज नहीं बनी हुई और 5 मरले से कम का प्लॉट है या घर है, उसको जो है वो सिंगल फेज मीटर ही लगाया जा रहा है। ये ऑलरेडी पॉलिसी ये है। अब AMR मीटर आ रहे हैं, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग जो है वो होगी। उसमें जो है वो मीटर रीडर को जैसे मुलाजमीन की जो है वो मुख्तलिफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मुलाजमीन की कमी का सामना है, इसी तरह मैप्को में भी जो है वो जिस तरह अब वक्त के साथ साथ जो है वो मुलाजमीन रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन उसी तरह जो है वो नए मुलाजमीन को नहीं भर्ती किया जा रहा। तो इसमें वो मीटर रीडर्स की कमी होने की वजह से मीटर रीडर जो है वो वहाँ पे जाके रीडिंग नहीं कर सकता। तो AMR मीटर इशू किए जा रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज में, ताकि रीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो सके सॉफ्टवेयर से। इससे ये फायदा होगा, एक तो जो बिजली चोरी पे हम बात कर रहे थे, कोई भी सारिफ जो है वो जो सिम वाला मीटर होगा उसके अंदर उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। अगर कुछ छेड़छाड़ होगी तो सॉफ्टवेयर में आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये इस मीटर को जो है वो वॉश किया गया है या इस मीटर के अंदर सुराख किया गया है या इसको डेड किया गया है, वो तमाम चीज़ें जो है वो पता लग सकेंगी। और दूसरा सारिफ के लिए ये सहूलत होगी कि लोगों की बहुत सारी शिकायत होती थी कि हमारी ओवर बिलिंग होती है। मीटर रीडर जो है वो तस्वीर मौके पे ली ही नहीं मीटर की, लेकिन जो रीडिंग भेजी गई है बिल पे ऊपर वो पिछले साल की रीडिंग भेज दी गई है। अच्छा, फिर उसमें ये होता था कि कंज्यूमर ने जो पिछले साल यूनिट्स कंज्यूम किए होते थे, जिस तरह बिजली की कीमतें आए रोज बढ़ती चली जा रही हैं, पिछले साल 500 यूनिट कंज्यूम किए तो इस साल बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से उसने 300 यूनिट कंज्यूम कर लिए, तो उसको 500 यूनिट का बिजली का बिल भेज दिया जाता था। लेकिन अब AMR मीटर आने की वजह से जो है वो ये सूरत हाल नहीं होगी, ना तो एक कंज्यूमर को ओवर बिलिंग होगी और ना ही ये जो मीटर रीडर का रोला होता था कि दिन ज्यादा हो गए हैं 30 दिन से ऊपर और मीटर रीडर रीडिंग करने के लिए। आपने देखा सोशल मीडिया पे बड़ा इशू रहा इसी चीज पे
कि मीटर रीडर जो है वो 30 दिन की रीडिंग करने की बजाय जो है वो 32 दिन या 35 या 40 दिन की रीडिंग करके ले जाता है, जिसकी वजह से स्लैब सिस्टम होने की वजह से जो है वो कीमतों रेट्स में डिफरेंस आ जाता है। जिस तरह 200 यूनिट से 100 यूनिट से लेकर 100 से लेकर 200 यूनिट तक का जो बिल है वो अलग है, 200 से 300 का अलग है, 300 से 400 में स्लैब सिस्टम बनाया गया है। अब 200 यूनिट तक जो कंज्यूम करने वाला सारफ है उसका जो घर का बिल है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये है। जैसे ही 200 यूनिट से अबव जाएगा तो उसका बिल है घर का तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार रुपये का जो है वो फ़र्क आ जाएगा, जिसपे सारफ जो काफ़ी परेशान भी होता था, एहतजाज भी हुए, लोगों ने सोशल मीडिया पे भी इस इशू को उजागर किया। लेकिन अब इस चीज़ को देखते हुए जो है वो मैपको इंतज़ामिया ने और यूएसएड के ताउन से जो है ये सारा काम किया गया है। और इसके साथ ही जो कंज्यूमर्स की सहूलत के लिए जो कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किए जा रहे हैं। अब तो पहले मैपको मुल्तान सर्कल में भी कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर नहीं बनाया गया था, अब वहीं भी बना दिया। और ख़ास तौर पर जो मैपको हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर था रीजन का वो अंदर था, जो भी कंज्यूमर था उसको गेट से जाके अंदर जाना पड़ा। बहुत सारे कंज्यूमर्स को पता ही नहीं था कि हमने जो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवानी है। अच्छा, अब यूएसएड और मैपको इंतज़ामिया ने मिलकर जो कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है उसमें आपको एक ही छत के तले, जैसे किसी कंज्यूमर ने बिलों की इंस्टॉलमेंट करवानी है, किसी का मीटर खराब हो गया तो उसने चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है, किसी ने बिजली चोरी की शिकायत करवानी है, किसी की बिजली चलेगी है, तो 24 घंटे जो है वो कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर फाल होगा। अब ये तमाम सहूलियात होंगी। और अच्छा, फिर कंज्यूमर जाता था सब डिविजन्स में जाता था, कभी एसडीओ नहीं मिलता था, कभी मुतलका जो लाइन सुपरिटेंडेंट नहीं मिलता था, कभी मीटर रीडर नहीं मिलता था, कभी मीटर इंस्पेक्टर नहीं मिलता था। अब ये सारी चीजें जो है वो कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर बनाकर जो है वो एक ही छत के तले मुहैया की जाएंगी। अच्छा, मैपको स्मार्ट ऐप बनाई गई है, उसमें जो सहूलियात कंज्यूमर्स को दी जा रही हैं, सार्फिन को, वही तमाम सहूलियात जो होगी कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर पर। बैठने के लिए कंज्यूमर्स के लिए जो है वो चेयर्स रखी गई हैं। उसके बाद जिस तरह गर्मियों में कंज्यूमर जाता था, ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। फिर उसके बाद और दीगर जो सहूलियात होनी चाहिए वो वहाँ पर मुहैया की गई हैं, ताकि कंज्यूमर जो है वो कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर पर जाए और जो उसका मसला है उस तरह वो एक ही छत के तले जो है वो। चलिए, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं। इसके साथ ही नाजरीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं, हसन, दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मौसम नुमाया हद तक तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। रात के औकात में तो मौसम कदरे बेहतर हो जाता है, सर्दी भी महसूस होती है, हल्की सर्द हवा चलने का सिलसिला भी जारी और सारी रहता है। गुज़िश्ता रात की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रात मुल्तान शहर और गिरदोनवा में स्मोक भी देखी गई है, यानी मिड ऑफ अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, स्मोक भी स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही जब तक बारिश नहीं हो जाती तो उस वक्त तक डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुल्तान शहर के वासियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की शदीद ज़रूरत है। और इसी के साथ ही ठंडे पानी का इस्तेमाल, ठंडे मशरूबात, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल जो है वो मुल्तान शहर के बासी कम से कम रखें, क्योंकि वायरल डिजीज़ में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इवन के क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकती हैं, सांस की बीमारियां जिन लोगों को हैं तो उन्हें तो इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत अभी भी बदस्तूर उसी तरह से कायम दाइम है। मिड ऑफ अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दोपहर के औकात में गर्मी और सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकता है। तो साथ ही अगर हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें तो हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है आज, जो कि 78% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 204 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान आज पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है।
आसमा, जूं जूं मौसम तब्दील हो रहा है तो डॉक्टर्स की जानिब से मुल्तान शहर के वासियों के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बच्चों को ज़रूर हिफाजती इकदाम और हिफाजती तदाबीर के साथ बच्चों की अपग्रेडेशन करें। उसी के साथ ही जो बुजुर्ग अफराद हैं यानी जिन्हें सांस की बीमारियां हैं, तो उनके लिए भी बार बार शहर ओलिया के वासियों के लिए डॉक्टर्स की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि क्योंकि स्मोक के असरात भी अब वाजे होने लग गए हैं, तो शहरियों को चाहिए, जो स्पेशली सांस के मरीज हैं, उन्हें चाहिए कि जब बाहर निकलें तो अपने मुंह को जरूर ढांप कर निकलें, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें, इंडोर एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा तवज्जो मरकूज रखें बनिस्बत आउटडोर एक्टिविटीज की तरफ जाने से। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात करें तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला खुश्क, साफ और गर्म रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। साथ ही महकमे मौसमियात की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में यानी मजीद एक हफ्ते तक बारिशों के कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं पर हम एक्टिविटीज भी जानेंगे कि इस टाइम हुकूमत की तरफ से और जो हमारी इस टाइम समाजी तंजीमें काम कर रही हैं उसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं या क्या एक्टिविटीज की जा रही हैं। इस दिन के जो हवाले से अगर हम बात करें तो अभी स्टेट लेवल के ऊपर वैसे आज काफ़ी सेलिब्रेशंस या हमेशा से इसको कमेमोरेशन जिसको हम कहा जाता है वो किया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि कल ही SCO का समिट जो है उसका अख्ताम हुआ है, उसका मुश्तरका आलामिया भी आया है, तो उसकी वजह से शायद थोड़ी सी एक रिपोजिशनिंग उस तरह से नहीं हो पाई है, वरना हमेशा से हर साल स्टेट लेवल के ऊपर भी जो है जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इसको ज़रूर कमेमोरेट करते हैं। हाँ, अलबत्ता सिविल सोसाइटीज़ अपने अपने लेवल के ऊपर जो कैंपेन्स अपनी रन कर रही हैं उस हवाले से जो है वो आज के दिन की कहीं ना कहीं पे तकरीबात ज़रूर हैं। लाहौर में भी कुछ 2 से 3 तकरीबात आज जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। मुल्तान में अभी तक यही है कि आज शायद शाम में कोई 2 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो शायद आज अपना इस दिन को कमेमोरेट भी करेंगे, लेकिन अगेन ये मामला कमेमोरेशन से ज़्यादा है। सिविल सोसाइटी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ये कहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं जिसमें USAID के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि डायरेक्ट क्रिएशन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ जो है वो स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, पंजाब की दीगर तहसीलों के अंदर भी, जहाँ पे वो जो है वो इस जो इशू है इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये साल हर साल के प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इनके जो आउटकम्स हैं वो ज़रूर बेहतर होंगे हम सब के लिए। ठीक है जी, इसमें मजीद भी हम इनसे जानेंगे, प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि स्किल्स के ऊपर हमें मोस्टली होता है कि स्किल्स जितनी सिखाई जाएं या स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि स्किल सिखाने से किसी हद तक जो है वो एटलीस्ट आप किसी को एम्पावर ज़रूर कर देते हैं, लेकिन अगेन ये जो अभी ड्यूरिंग द ब्रेक भी हमारी डिस्कशन हो रही थी और आई वाज लिसनिंग टू यू सीनियर्स के आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन, आप लोगों के यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि आप टैप्टा में या नेफटेक में या फॉर एग्जांपल किसी भी इदारे में, नॉट टू नेम एनीवन, आपकी स्किल्स का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और वहाँ पे एक भेड़ चाल की तरह हर तरह से जो है वो लोग स्किल सीखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आपने मार्केट उतनी पावर की, क्या जिन्होंने स्किल सीखे उनको इतनी ओरिएंटेशन थी कि उसके बाद उन्होंने करना क्या है। ऐसे मैं क्योंकि एक ऐसी मिनिस्ट्री के साथ भी रहा हूँ, फेडरल मिनिस्ट्री के साथ, जहाँ पे हमने तकरीबन साउथ पंजाब के अंदर तकरीबन 1500 से 2000 बच्चियों को हमने इंडस्ट्रियल स्टिचिंग और टेलरिंग और ड्रेस मेकिंग के हमने कोर्सेज करवाए, लेकिन उसके बाद क्या कोई उसका आउटकम था, क्या उसका कोई वे प्लान था, आपने बच्चियों को सिखा दिया, क्या इतनी जॉब प्लेसमेंट्स थी, आप स्किल्स तो इतने सिखा रहे हैं। अगर आप आज भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो खासतौर पर पंजाब के अंदर स्किल्स जो है इसका बोर्ड जो है वो उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या आपके पास उतनी इंडस्ट्रीज हैं, क्या उतना इनटेक है, जिसकी वजह से ये कि फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है।
एंड देन इट लीड्स टू जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं सब कुछ वहीं पे कंट्रीब्यूट होता है कि आपने वेंचर्स तो खोल दिए हाँ। कि आए आप पढ़ लें, आए आप स्किल्स सीख लें, आप सारा कुछ कर लें, उसके बाद क्या? ना आपने लोकल इकोनॉमी को उतना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना आपने उसको इतना स्टेबलाइज किया, ना आपने उसको इतना एम्पावर किया, ना आपने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी। हाँ, आप बच्चों को जो है वो बाइक्स बनाना शायद असेंबल करना सिखा रहे हैं, लेकिन कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं आपके पास? आप बच्चों को पैकिंग के हिसाब से या दूसरी चीजों के हिसाब से सिखा रहे हैं, लेकिन कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने उनको माइक्रो लोन्स दे रहे हैं, कितने इदारे हैं पाकिस्तान में जो माइक्रो फाइनेंसिंग या माइक्रो लोन्स के ऊपर काम करते हैं ताकि वो जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। दिस इज अ क्वेश्चन। और फिर सबसे बड़ी वर्क फोर्स हमारे पाकिस्तान की वो खवातीन है जो शायद किसी वक्त आज से 10 साल पहले हम 51% कहते थे, अब शायद वो कोई 58-59% तक शायद पहुंच भी गई हो। वो एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है जो कि दफातर से बाहर है, जो कि स्कूलों से बाहर है, जो कि स्किल सेंटर से बाहर है, जो कि डोमेस्टिकली इंगेज है। इसमें फिर आप अर्बन और रूरल क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो जो रूरल खवातीन है वो एक बहुत बड़ा तबका है। और वो कहाँ है? वो आप उनकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, शायद वो हमसे ज्यादा एम्पावर हैं कि वो सुबह जो है वो खेतों में काम भी करती हैं, शाम को बच्चे भी संभालती हैं, जानवर भी देखती हैं, सारा कुछ करती हैं, सारे मामला जमींदारी भी देखती हैं। लेकिन उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड हैं? क्या उतनी स्पेस प्रोवाइडेड है? वो एक वर्क फोर्स जब तक आपकी उस मुल्क की उसमें जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, हाँ। आप उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन आप उनका नंबर्स काउंट करेंगे कि हाँ जब आप पॉवर्टी की या आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आप उन्हें काउंट करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन की और वर्क फोर्स की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो आप उनको काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो डिसबैलेंसेस हैं इनको हमें देखना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज अ वेकअप कॉल, आज नहीं तो कल। अभी और बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हैं जो हमारे दरवाजे पे खड़े हैं जिनमें हमारे पास जो है वो क्लाइमेट चेंज है। रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं ना कि एक नया चैलेंज और एक नया इशू जो है वो हमारे लिए रेडी होता है। और अब हम खैर उस तरीके से जो है वो एक कहते हैं ना एक सर्वाइवल की लड़ाई है, बिल्कुल ऐसे। और अभी तक हम उन्हीं मसलों में उलझे में उनसे बाहर नहीं निकल सके। देखिए मैं समझता हूँ कि शायद हम शायद रोज सुबह उठते हैं और हमारा यही फोकस होता है या गोल होता है हमारा कि आज शाम तक सरवाइव कर जाएं, आज रात तक सरवाइव कर जाएं, और फिर द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे। इसी तरह महीने गुजर रहे हैं, इसी तरह साल गुजर रहे हैं। मैं पिछले 2 साल पहले गालबन काम कर रहा था डीजी खान तोनसा और राजनपुर में जहाँ फ्लड आया, तो वहाँ पे जो खवातीन से हमारी वहाँ मुलाकात हुई है, जब हम उनसे इस तरह की बात कर रहे थे तो वो कह रही थी कि हम सर अभी स्किल सीख के, या हमने अभी स्किल सीखा था दस्तकारी का, अभी हम निकले थे, और मतलब वी वर वेरी मच कि हम कोई अपना कोई स्टार्टअप या कोई छोटा सा डोमेस्टिक कोई प्रोसेस शुरू करते तो सैलाब आ गया। तो अब ये 1.5 साल हम इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलेंगे कि हमारा घर नहीं है, हम खैमों में हैं, सब कुछ डूब गया, जानवर चले गए, जमीन चली गई, हमारे जो खामंद हैं या जो वालिद हैं वो बेरोजगार हो गए, घर के जो भी मेल उनके जो लीड्स हैं, तो हम क्राइसिस ब क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हम शायद हमें अंदाजा नहीं होता, हम रोज सुबह उठते हैं, वो खालिद मसूद साहब का ये शायद मोइन अख्तर साहब का एक शेर है कि होते हैं मेरे शहर में हर रोज धमाके, रहती है मेरे शहर में शबरात मुसलसल। तो हमारा भी वही हिसाब है कि हम रोज सुबह उठते हैं एंड वी एनकाउंटर अ न्यू चैलेंज, और हम उससे गुजर रहे होते हैं। एक तरफ मिलिटेंसी है, एक तरफ एक्सट्रीमिज्म है, एक तरफ जो है वो एक क्राइसिस के अंदर इकॉनमी है, एक तरफ पॉपुलेशन इंक्रीज है, फिर दूसरे जो डोमेस्टिक क्राइसिस हैं वो आपके सामने, हम सबके सामने गुजर रहे हैं इस वक्त। सो वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। हमारे पास मशीनरी मौजूद है, हमारे पास थिंक टैंक्स मौजूद हैं, हमारे पास हर वो चीज मौजूद है जो होनी चाहिए एक अच्छे मुल्क के पास। हाँ, हमारा फोकस नहीं है, हम इस इशू को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हिसाब से ये शायद खुद ही हल हो जाएगा, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें इसको फोकस करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर अच्छे मॉडल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। मैं एग्जांपल अक्सर कभी गैदरिंग्स में या मीटिंग्स में देता होता हूँ कि मैं चाइना में था, तो हम जिस शहर में क़याम कर रहे थे वो एक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जैसे जितनी टेरिटरी थी और उतनी ही पॉपुलेशन थी और उतना ही सारा कुछ था, तो उस शहर का एक अपना बैंक था। वो स्टेट को, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको लोन्स प्रोवाइड करते थे कि आप लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करें। तो मुझे याद है कि एक सड़क के ऊपर हॉकरी बहुत ज्यादा हो गई, ये जो रेडी बान आप कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हो गए। तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया थी उन्होंने एक दिन अंदाजा लगाया कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गए हैं और रोड ब्लॉक हो गया, तो उन्होंने वहां से उनको रीवैम्प किया, उनको हटाया, इंक्रोचमेंट्स खत्म की। वहीं पे करीब उन्होंने एक जगह बकायदा गवर्नमेंट ने वहां पे मुख्तस की, वहां पे उन्होंने किराया लगाया रेडी वालों के लिए कि आप हमें दिन का या माहाना आप हमें इतना पे करें, हम आपको
एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, पूरी मार्केट डेवलप करके देंगे। तो वो उन्होंने करके दी वहां पे, और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ गवर्नमेंट को वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को पे बैक कर दिया, वापस कर दिया। इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं वहां पे, मीडिया के मॉडल्स हैं वहां पे, स्पोर्ट्स के मॉडल हैं वहां पे, डोमेस्टिक जो है वो इकोनॉमी के मॉडल्स हैं। ऐसे मॉडल्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे अगर वो दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन हो के, 1/3 आबादी हो के अपने लोगों को गुर्बत की लकीर से जो है वो निकाल के ऊपर ले आते हैं, अपनी जीडीपी इतनी स्ट्रांग कर लेते हैं कि आज वो एक मैसिव इकोनॉमिक सुपर पावर है दुनिया के अंदर। तो और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। हम बहुत सारे लोगों से सीख रहे होते हैं। हाँ। हम कल्चर एडॉप्टेशंस कर रहे होते हैं, हम ब्रांड एडॉप्टेशंस कर रहे होते हैं। तो ऐसी क्या गर्ज है कि हम वहां से इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है उसकी एडॉप्टेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं ना, हर बंदे को जो है वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी जब पूरी करेगा और वो एक मुखलिसी के साथ सिंसियर होकर, हमारे हुक्मरान भी अगर मुल्क के बारे में सोचेंगे तो शायद हमारे ये मुल्क की सतह पर जो छोटे छोटे भी मसाइल हैं ये खत्म हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही हम जो है रेलवे स्टेशन के हवाले से भी बिलाल से जानेंगे। इस टाइम जो है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन लगाई गई थी, उस हवाले से बताइएगा। रोही की खबर पर जो है उसको फॉल कर दिया गया, इस हवाले से बताइएगा। ये तकरीबन 2 साल पहले जो है वो तमाम पाकिस्तान के बड़े रेलवे स्टेशन पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब की गई थी मुसाफिरों की सहूलत के लिए। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को नस्ब करने का मकसद ही यही था, जो मुसाफिर आते हैं स्टेशन पर उनके लिए जो है वो टिकट परचेज करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता था। या तो टिकट बाहर से परचेज करते थे, जो 1000 रुपए की टिकट होती थी वो 1100 या 1150 रुपए की मिलती थी। या फिर अगर स्टेशन पर आकर परचेज करते थे तो लंबी लाइन में लगकर जो है वो परचेज करनी पड़ती थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो रेलवे इंतजामिया ने और वफाकी वज़ीर रेलवे ने जो है वो तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर जो है करोड़ों रुपए मालियत की इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स नस्ब की थी, लेकिन उसको जो है वो फाल नहीं किया जा सका था। तकरीबन 2 साल गुजर गए, वो उसके साथ स्क्रीन लगाई गई थी और इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स लगाई गई थी, लेकिन हम उसको हाईलाइट करते रहे। इस मसले को रेलवे इंतजामिया से भी हमने बात की, उनका भी मौक़िफ़ लिया और इस इशू को जो है वो जो मुसाफिर आने वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब जो है रेलवे इंतजामिया की जानिब से तमाम जो बड़े रेलवे स्टेशन पर लगाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक उनको फाल कर दिया गया है। इसका स्क्रीन और जो इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, अब जो है वो मुसाफिर इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जिनके पास जैज़ कैश की, इजी पैसा की या बैंक अकाउंट की सहूलत मौजूद है, वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन पर जो है वो अपना अकाउंट नंबर डायल करेगा या जो टिकट परचेज करनी होगी किसी भी ट्रेन की तो वो वहाँ से आसानी से परचेज कर सकेगा। और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के साथ जो स्क्रीन नस्ब की गई थी उसका ये मकसद था कि जो मुसाफिर ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन सेल तो कायम किया गया है, अक्सर वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन सेल पर मौजूद एहलकार होते हैं वो भी मौजूद नहीं होते। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो स्क्रीन नस्ब की गई थी कि जो ट्रेनों का शेड्यूल है, ट्रेनों के टाइम टेबल के हवाले से, ट्रेनों के अंदर जो बोगी मौजूद हैं उनमें एक बोगी के अंदर कितने मुसाफिरों की जो है वो जगह मौजूद है, कहाँ पे जो है वो अपनी टिकट आप बुक करवा सकते हैं, ये सारा। और दूसरा इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से ये फ़ायदा होना था, जो ट्रेनों के अंदर एहलकार मौजूद होते हैं या बगैर टिकट के जो मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं उनको जो है वो मैनुअली तरीके से जो है वो टिकट बना के दे दे। अगर उसने जुर्माना भी किया है तो 1000 रुपये की या 1500 या 2000 रुपये की टिकट है तो उसको मैनुअली बना के जुर्माना लगा के 3000 रुपये की टिकट बना के दे दी। अब इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से ये जो है वो ऑटोमेटिकली टिकट जनरेट होगी। एक तो रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा होगा और दूसरा खास तौर पर जो मुसाफिरों को लंबी लाइन में लगकर, कतार में लगकर टिकट परचेज करनी पड़ती थी या बाहर से पैसे देकर इजाफी पैसे देने पड़ते थे, अब वो भी अदा नहीं करने पड़ेंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है रेलवे इंतजामिया की जानिब से और ये सारा जो है वो रोही को क्रेडिट जाता है, क्योंकि रोही इस मसले को जो है वो बार बार हाईलाइट करता रहा और रेलवे इंतजामिया से और आला हुकाम तक ये बात जब पहुंची तो उन्होंने इस चीज को जो है वो मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर एक्शन लिया। मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, गुर्बत के खात्मे के लिए तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एफर्ट्स की जा रही हैं या हम एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बात करें, आप क्या समझते हैं कि गुर्बत का खात्मा किस तरीके से किया जा सकता है या क्या पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए?
देखिए ये दोनों लेवल्स पे हमें इक्वल अप्रोच रखनी पड़ेगी। एक मैक्रो लेवल पे जो स्टेट का काम है, स्टेट का काम है कि ऐसे मॉडल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे बिजनेस मॉडल्स डेवलप करे और अडॉप्ट करे, खुद भी अडॉप्ट करे। स्टेट्स जहां जिन मुल्कों में खुद एक अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं, एक अच्छा इंसेंटिव अपने पास रखती हैं, वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। एक चीज़ ये। सेकेंडली जो माइक्रो लेवल के ऊपर हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है जिसको कह लें कि यहाँ पे चैरिटी या डोनेशंस के बदले बहुत ज़्यादा है। डोनेशंस और चैरिटी कभी गुर्बत को ख़त्म नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एस्पेक्ट्स में इनकरेज ज़रूर करते हैं। उससे लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग डेवलप हो जाती है कि शायद ये जो उनको एड मिल रही है ये उनका हक है, ये जो एड उनको मिल रही है शायद ये उनको मिलनी चाहिए। या एक थोड़ा सा ये जो एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं कि कुछ ना करने की एक सलाहियत जो है उसको भी डेवलप ज़्यादा वो फोकस में आती है। तो वो लोग, वो प्राइवेट डोनर्स, वो प्राइवेट चैरिटी गिवर्स, वो खुदा खौफी में, रहम दिली में एक अच्छे मकसद के लिए ये काम करते हैं। हम उन्हें कभी, या मैं अपनी ज़ाती राय में उनको कभी डिस्करेज नहीं करता। मैं कहता हूँ कि शायद इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पे रहती है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करें। अगर आपने किसी की मदद करनी है, आप उसको 10, 20, 30 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया आप उसको देना चाह रहे हैं, आप उसको 50 हज़ार रुपये की कोई छोटी सी ऐसी बिजनेस सेटलमेंट खड़ी कर दें, चाहे वो चिप्स बेच रहा हो, चाहे वो फ्राइज बेच रहा है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है, कुछ भी इस तरह का कोई माइक्रो लेवल का उसको एक इनिशिएटिव डेवलप करवा दें जिससे वो एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन कमा सके। उससे एक डिग्निटी उसमें डेवलप होती है। उससे फिर अपनी जो एक खुद मुख्तारी का एक जो एलिमेंट है, एक सर उठा के कमाने का, रोजगार कमाने का एक एलिमेंट है, वो होता है। और उससे वो आपको बार बार उसको जो है वो नहीं फंड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे हम जानते हैं मुल्तान में खास तौर पे बहुत सारे ऐसे मुखिर हजरात हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर चैरिटीज और डोनेशंस देते हैं, और उनकी बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको देखना चाहिए, खुद मनहसल कौम भी हमें देखना चाहिए कि क्या हम चैरिटी और डोनेशन से जो है वो हम मांगने के अमल को जो है वो तो नहीं इनकरेज कर रहे, या हम लोगों की जो डिस्पैरिटी है उसको इनकरेज तो नहीं कर रहे, क्या हम लोगों का जो फुकदान है इस वक्त, हम क्योंकि मार्केट में रहते हैं तो हम ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको रिसेंट बताऊं कि अभी हमारे अपने ऑफिस में पिछले कोई गालबन 2 महीने से कुछ जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं, और हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सूटेबल कैंडिडेट और हमें नहीं मिल रहा। उसके रीज़न ये है कि लोगों ने ग्रेजुएशंस की हुई हैं और यूनिवर्सिटीज़ गए हुए हैं, लेकिन उनको सीवीज़ बनानी नहीं आती हैं, उनको इंटरव्यूज़ में अपीयर होना नहीं आता, उनकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। बस वो यूनिवर्सिटी गए हैं, पढ़ लिया, स्किल ले लिया या एजुकेशन ले ली, और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन के शिकार होकर फिर बैठ गए, एंड देन येट अगेन वो देख रहे होते हैं कि हमने करना क्या है। यही वजह है कि ज़रूरी नहीं कि आपका इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा है, आप स्कूल कॉलेजेस कितने बड़े गए हैं, कितने लाखों में आपने मिलियंस में फीस पे की है, आप मुतवसत स्कूलों और कॉलेजों से निकल के लोगों को लीड करते हुए भी आप देखते हैं। सो प्लीज़ बी फोकस्ड। हम सब लोगों को जो है वो फोकस्ड होना पड़ेगा, और हमारा गोल सिर्फ यही होना चाहिए कि हाँ, हमने किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हम अपने नेशनल लेवल के ऊपर देखिए, हम क्योंकि अक्सर बाहर के मुल्कों में, जिन 2, 10, 12, 13 मुल्कों में मैं गया हूँ, हमेशा एक इमेज यही होती है क्योंकि वी आर देयर, हम वहाँ पे मांगने के लिए गए हैं, हम वहाँ पे जो है वो मदद के लिए गए हैं, आप हमें मदद कर दें। हमने शायद कभी सोचा ही नहीं कि हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, या कभी हमने इसको अपने वकार के लिए या अपने मुल्क की डिग्निटी का सवाल ही नहीं समझा कि हम शायद भूखे रह लेंगे, लेकिन हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं। अच्छा, इसी में देखते हैं जैसे हमारे हमसाया मुल्क में हम सबसे ज़्यादा देखते थे गुर्बत के हवाले से जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि एक तो आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फिर उसी तरीके से गुर्बत की शरह में भी इजाफा हो रहा था। लेकिन अभी हम जब देखते हैं कि वो भी सफ़र कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा है, लेकिन हम भी अब जो है वो कम नहीं है आबादी के लिहाज से, हम भी जो है वो दिन ब दिन आगे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोगों ने एजुकेशन स्किल्स के ऊपर और वहाँ के लोगों को इस तरह फोकस किया है कि लोग जो है वो अपने दूसरे ममालिक से भी अब लोग वापस अपने इंडिया में आकर जो है वो काम कर रहे हैं। एक बड़ी पिछले कोई 5 साल में वहाँ पे जो हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ देखी, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे उनके जो स्टेट के प्रीमियर हैं या जो उनके स्टेट्स के बड़े हैं, उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया कि हम इनकरेज करेंगे लोकली मेड प्रोडक्ट्स को, और उन्होंने उसको यूँ समझें कि उस पर इवन के मूवीज़ बनाई, उस पर कैंपेन्स रन की, उस पर उन्होंने अपनी, क्योंकि आपको पता उनका शोबिस बहुत बड़ा है, तो उन्होंने उस शोबिस को यूज़ किया, बार बार मूवीज़ के अंदर इस टैग लाइन्स को यूज़ किया कि मेड इन लोकल, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, एग्जैक्टली।
तो मेड इन अच्छा। लोकल फॉर्म पे वो गए हैं, और हम आज तक अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैलेंस को नहीं हम देख पाए कि हम बाहर रोटी से, कपड़ा मकान से बाहर हमने निकलेंगे इवन तो कि फिर कैट ये। फूड भी लेनी हो तो हमारी डोमेस्टिक बिल्लियां जो हैं वो खाना जो है वो बाहर का, बाहर का इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड का या वो बाहर का बिल्कुल खाती ऐसे ही हैं। है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। राना बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़हूर धरेजा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं सराकिस्तान नेशनल काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी खालिद इमरान सयाल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे इस खित्ते की एक खूबसूरत आवाज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। अच्छा जी, आज हम जिस तरीके से प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात कर रहे थे कि गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमारा जो खित्ता है, हम अपने यहाँ के खित्ते की बात करें तो बहुत सारी महरूमियों का शिकार है। स्पेशली अगर हम अपर पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़, वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन के हवाले से वहाँ पर देखते हैं बहुत सारा काम हुआ। लेकिन हम यहाँ पर जब अपने खित्ते की बात देखते हैं तो हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। यहाँ पर गुर्बत के हवाले से भी हमारे बहुत सारे हैं, हेल्थ के हवाले से हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, एजुकेशन को लेकर बहुत सारे मसाइल हैं। इस खित्ते की महरूमियों को जो है हम आज उजागर भी करेंगे, ताकि हमारे हुक्मरान जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि वो हमारी इन तमाम चीज़ों को देखें और यहाँ पर भी उसी तरीके से काम करें जहाँ हम देखते हैं कि अपर पंजाब में काम हुआ। तो धरेजा साहब नाल भी आज यो गाल थी सी कि इन दे हवाले नाल तुसा क्या आखना चाहो? जी, मैं तो ये आखेसा कि गुरबत का खात्मा होना चाहिए। ये वसेब दे विच उत्थे होना चाहिए, पाकिस्तान दे विच उत्थे होना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया दे विच गुरबत का खात्मा होना चाहिए। और अज जिवें तुसां दस्सिया कि गुरबत का आलमी डी है, तो देखना यह है कि भाई गरीब को कैं गरीब कीते, शाकिर शुजाबाद दिया कि गरीब को कैं गरीब कीते, अमीर ज़ादो जवाब देवो, जरूरतां दा हिसाब गिनो, अयाशां दा जवाब देवो। इवें उन्होंने लैना और देखना ही होए जो भाई ई गरीब को कैं गरीब कीते। असां जमले गाल दा पेरा चेंदे से तो गाल वाल मकसद है कि उन्हें तरक्यात याफ्ता मुल्कें तक वन खड़ दिए, उन्हें विच यूरोप वे, और इवें ही मकसद है कि जरा ना जै तरीके ते तरक्की पसीर मुल्कें दे विचों गरीब ममालिक दे विचों पैसा न चुड़िया वेंदा पे, और जेरे हुण कर्जे सूद है, सूद दर सूद है, हुण ई हद तक कर दिता गया कि पाकिस्तान खुद सूद की रकम अदा करने वास्ते भी वला कर्जा चेंदे ते वल वन रकम अदा थींदी है। तो ये जिवें तुसां पहले गाल की है कि हुण असां अपने वसेब को देखूं कि ई वसेब दे विच कहीं शायद कोई कमी क्या नहीं, इनके बावजूद इतनी बड़ी गुरबत है, उनकी क्या वजूहत है? तुसां देखो कि इतना खाम माल इतना है, अफराधी कुवत इतना है, भला भी इंडस्ट्री कहनी, और तरजीहात दे विच भी अगू परे परे तक नहीं नजर आती कि भाई तुसा इतना इंडस्ट्री रहो, बेरोजगारी का खात्मा थी, मुलाजमत ॾियो, नौकरियां ॾियो, और खास तौर पे जेरे ओ इदारे जेरे बोझ हैं और तुसा हुन को मजीद बोझ बढ़ी वेंदो, और खास तौर पे तुसा नौकरियां मुलाजमतां हुण हुकूमत पंजाब दे इदारे मौजूद हैं, हुण भला भी 30-40 मजीद जरा ना वो अथॉरिटियां बढ़ा दी, और भाई महकमा जब मौजूद है तुसा अथॉरिटियां बढ़ेंदो, वल इवें इन मकसद है कि उनके महकमे दे तो एक ब्या महकमा थी गया, वो भी तनख्वाही चल जा पेन, वो भी खर्चे चलते पेन, तुसा वल बे अपने मनपसंद लोग उनको तैनात कर दिता। अच्छा, इनसे गाल करें ने, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आसमान नूरीन साहबा क्या हाल है? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अहमद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसमान बाजी, मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करता हूँ और आपको खिराज तस्लीम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत का बहुत बड़ा मसला है, और हमारे जो नौजवान अपना जनरेशन है ये बेरोजगारी है। तो हम चाहते थे कि आप अपने चैनल की विसादत से ये रोशनी डालते कि हमको रोजगार भी मिल जाता और हमारे घर भी खुशहाल हो जाते, हमारी मुश्किलात भी आसान हो जाती। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का,
जी समूह गाल करें बिल्कुल सोहनी गाल करें पे हैं कि भाई गुरबत का खात्मा थो अज इतना नौजवान परेशान है, पढ़िया लिखा नौजवान परेशान है, रोजगी कहनी। और तुम देखो कि ही दौर दे विच इतना पासपोर्ट बड़े लोग नौजवान इतने बाहर वेंदे पे, जरा बंदा बाहर वेंदा पे वो तो टैलेंट वेंदा पे, तो सलाहियत बाहर वेंदी पे। ये ठीक है कि वो पैसे कमाते जैसे, लेकिन ये तो इवें है कि भी जिवें रियासत माँ है तो एक माँ जरिए है ना वो घर दे विच मकसद है कि बे बंदे काम नहीं करेंदे, छोटे बाल को भेज देंदी है और मुश्किल कमे ते भी इवें ही जरिए रियासत लोगों को बाहर भेजनी पी है। चलो सादा मकसद है कि जरा ना ज़र मुबादला दे ज़ख़ैर दे विच इजाफा थी से, लेकिन इस जुल्म ज्यादती इतना जरा सनती तरक्की से होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, और सारे मुल्क बाहरों बे लोग आवे ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸਾਂ ਇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਨੇ। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਂਦੇ ਸੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਥਿਆ ਖੜੇ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਾਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਤੱਲੇ जिंदगी गुजरेंदे पे। अच्छा, क्योंकि गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, नौजवानों के बहुत सारे मसाइल, खालिद आपसे भी जानना चाहूंगी आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हमारे नौजवानों के बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह मैंने बात की हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई है, एजुकेशन के इतने मसाइल हैं, फिर जिस तरह से आप सिंगर हैं, हम बाहर के जिस तरह बड़े शहरों में देखते हैं वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आपको फैसिलिटेट भी किया जाता है। यहाँ हमारी इस तरीके से एकेडमीज नहीं है, हमारे पास सीखने के हवाले से हम कहें कि यहाँ पर कोई आर्टिस्ट है तो वो जाके परफॉर्म, आर्ट्स काउंसिल अपना काम कर रहा है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से एक प्रोफेशनल चीजें होनी चाहिए वो हमारे यहाँ पर नहीं है। जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, रोही टीवी का शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और स्पेशली खुशकिस्मती ये है कि आज के इस टॉपिक के हवाले से मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। और दरेजा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे पाकिस्तान से अब लाखों की तादाद में हमारा जो क्रीम टैलेंट है, यानी जितने भी नौजवान हैं उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि हम अपनी तालीम मुकम्मल कर लें और हम यहाँ से चले जाएं और अपनी फैमिली को भी हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। उसका रीज़न भी यही है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे गुर्बत बढ़ रही है और लोग जो हैं वो पिछते चले जा रहे हैं, यानी अब आप यूं कह लें कि हमारा जो मिडिल क्लास तबका है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, ठीक है, और वो गुर्बत की तरफ जा रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो मेन चीज़ें हैं, मतलब जिस तरह आपकी बिजली है, सुई गैस है, इन चीज़ों के थ्रू रिलीफ दें लोगों को, ताकि वो अपने बजट को बेहतर मैनेज कर सकें, फिर वो एजुकेशन की तरफ भी जा सकें और बाकी अपने मामलात। लोग मेडिकल अपना नहीं करवा सकते, एजुकेशन लोगों ने छोड़ दी है, लोग जो है अपनी जो तालीम है उसको मिड में छोड़ के कामों पे चले गए हैं नौजवान हमारे। और फिर उसके साथ साथ अब लाइन ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बेरारवी का शिकार होती चली जा रही, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं लोग। तो इसके ऊपर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में भाईचारा भी बहुत कम हो गया है। यानी सबसे पहले जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे अहले इलाका हैं, हमारे हक हमसाए हैं, उनको भी लोगों को ढूंढना चाहिए। अब ये वक्त है कि आप लोगों की मदद करें, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन नहीं ले पा रहा, आप उनकी हेल्प करें, एजुकेशन के हवाले से, फूड के हवाले से, मेडिकल के हवाले से। तो आप उनको थोड़ी महरूमियां हैं हमारी, वो खत्म होंगी तो हम आगे बढ़ हम लोग खुद भी सेल्फिश हो चुके हैं ना। अच्छा, जैसे मैंने आपसे बात की, आप जाहिर सी बात है सिंगिंग करते हुए आपको भी बहुत अरसा हो गया और आप अपनी इस प्रोफेशन को भी लेकर साथ चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस हवाले से भी आपको भी बड़े मसाइल का सामना तो रहता होगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है वो आगे बढ़े और जो है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। तो अभी आपकी जो है वो सिंगिंग के हवाले से जर्नी कैसी जा रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही है। जहाँ तक मसाइल जो हमारे और नौजवान आ रहे हैं उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मतलब हम जो सीखने के मराहिल से निकल के थोड़ा सा आगे आए हैं, मतलब अभी मरहला हमारा भी वही है। हाँ। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि मुश्किलात जो है ना वो बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। मतलब कि हम इस रीजन के हवाले से बात करते हैं, अकेडमीज़ के अखराजात इतने ज़्यादा हैं, फिर नौजवान जो सीखना चाहते हैं उनके पास मतलब उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और ये चीजें, अखराजात वगैरह जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ जी, सही है। चलो मजीद भी आपसे जानते हैं,
एक अच्छा सा आपसे सॉन्ग भी सुनते जी, हैं बिल्कुल, ताकि वो जिस तरह से हम अपने खित्ते की बात कर रहे हैं तो वहाँ जी, पर जो जी बिल्कुल बिल्कुल, ताज़ा हवा का झोंका भी होना चाहिए जी बीच में। वो कहते हैं ना जहाँ थोड़ा इतने सीरियस माहौल चल रहा हो ना वहाँ थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहिए बिल्कुल और मेरा बिल्कुल। ख्याल है वाल म्यूजिक तो वैसे ही जरा ना और रूह दी गिजा समझी वेंदी है। अच्छा अभी हम जो है कुछ थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हम गाना सुनेंगे लाजमी, लेकिन जिस तरीके से बात चल रही थी हमारी इस टाइम की, हमारी जो इस टाइम खित्ते की महरूमियां हैं, जो हम गुरबत का खात्मा कैसे कर सकते हैं। अच्छा धीरेजा साहब, क्योंकि असां एक इतना रिच ई हवाले नाल भी सारा कल्चर भी है, ज़रात दे हवाले नाल भी असां रिच समझे वेने हैं, ठीक है, लेकिन रिच थी वजह बावजूद भी मैं लगता जिवें बहु असां गरीब है। जी हाँ, तुसां बहुत बड़ी गाल की इतना मकसद है कि जरा ना ज़रात दा हब है सराकी खिता मुल्क दी मजमूई ज़रई पैदावार दा 70% सराकी इलाका देंदे और तुसां देखो कि इतना सब तो ज्यादा शुगर इंडस्ट्री है ये वास्ते कि इतना गन्ना पैदा थींदे, इतना सब तो ज्यादा जरा ना कॉटन फैक्ट्रीज है। कॉटन कितनी है आज असां कॉटन को देने सारी कॉटन कितना गई, किसान बेचारे कितने मुश्किलात दा शिकार। जी हाँ, तुसां कणिक को दे गिनो कि कणिक दा भी मरकज है, असां कई मुल्कें को जरा ना असां रजा सकदो अगर इथां और ई दफा जरा गंदम दा हाल थे उदी वजह तो भी, लेकिन तुसां देखो कि सराकी शहर ने आके जो भई जरा सारी धरती दे खेत जै राधन उनदे घर दा अनाज के दे गया, मैं मुड़ी को बैठा रोंदा तू आदि विहाज के दे गया। वाह, तां असां कहंदे से कि भई जरा काश्तकार है वो क्यों मुश्किलात का शिकार है। हाँ तो सडे गिनो कि भाई हूँ काश्तकार को ऊँ तो पिछले साल जरा तो 3900 रुपये रेट दिता वाला अखराजात डबल थी गए, खाद वध गई, बीज की कीमत वध गई, बिजली महंगी थी गई, बिजली महंगी थी गई, हर शय बजाय इंदे कि तुसां को 39 की बजाय उनका मकसद है कि जरा ना 6000 करो, तुसां हुण उनको 2500 ते 60 दिते और बहुत सारे जरे गरीब काश्तकार हैं जरे उधार ते खाद घिंदन, उधार ते बिज घिंदन, उधार ते हर शय घिंदन और सारा उन्हों का असर करे वो खुदकुशा करने ते मजबूर वो आदे ना जेले गंदम दा आदे ना तो लोगों ने बड़ी उम्मीदा जाग वेन, कई ने अपने घर दे बालन दी शादियां करने होने, कई ने घर बनाने होने, सौ मसले मसाइल होने, इसमें मजीद बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी असा गाल करें पे असे अपने हवाले नाल के की तरीके नाल इथा ज़रात दे हवाले नाल सारे गंदम दे हुण मसाइल हैं, कपास दे हवाले नाल सारे मसाइल हैं, बेचारा किसान जड़ा है उको बहुत सारे मसाइल हैं पे। बिल्कुल इन्ना मसाइल को हल किते बगैर असाडा मुल्क अगू ते नहीं बच सकता, ना गुरबत खत्म थी सकती है, ना ज़रात तरक्की कर सकती है, ना सनती तरक्की थी सकती है, ना बेरोजगारी का खात्मा थी सकते। असा साडा हुण हमसाया मुल्क है भारत, इतो एक पंजाब ये पासे दूजा मशरकी पंजाब है, उन पासे काश्तकार को कितना सहूलत हैं, उनको ट्रैक्टर सस्ता मिलता है, उनको खाद सस्ती मिलती है, उनको ट्यूबवेल की बिजली फ्री है, पानी इवें समझो कि उनके वास्ते फ्री थी गया। अच्छा वो इतनी पैदावार देंगे वो किवें ना देवें, उनके मुकाबले दे विच इत्थां हर शय महंगी है, वाल हर शय 2 नंबर है। हुण ई वारी जरी सारी नकदावर फसल है फुटी उनको तबाह किया गया, क्यों तबाह किया गया, सिर्फ जरे वो सीड माफिया, अच्छा उन्हें बेजी मकसद है कि जरा ना वो यो जा हल्का दिते कि वो सारा तबाह किए गए। इवें तुसा देखो कि भाई जरा जरा अद्वियात हैं वो 2 नंबर, बिज 2 नंबर, हर शय 2 नंबर और सिर्फ काश्तकार लुटींदे, सारे लोग लुटण वाले बैठे। बल्कि में गुरबत खत्म ता थी से कि जै गरीब को गरीब किते वो अपनी सोच बदले। सही। अच्छा एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अयूब, मैंने ये राहुल रफीजा साहब से बात करनी है। जी 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 बात करें आप। ये सराकी टैलेंट के बारे में। सराकी जी जी सराकी टैलेंट, जी 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 बात करें आप। जी जी हेलो, हाँ जी सही, हुक्म सही, बिस्मिल्लाह सही। वालेकुम दारीजा साहब, मैं मोहम्मद अयूब अर्ज करेला यहाँ कराची को। जी सही, बिस्मिल्लाह सही। हाँ मेरा आखिर का मकसद है कि तुसा टैलेंट का टॉपिक शुरू किए हुए, सराकी टैलेंट पर कोई शक नहीं, सारा बात चला गई। जी
मैं आपने तो आपको दसा कि मेरे 2 बेटिया, मेरा एक दामाद सिविल इंजीनियरिंग PhD है। माशाअल्लाह। समझे ना सही जी। वो सारे जगह ना बजाय सराय के इलाके सारे मजबूर बालक मजबूरी सुबह कहते जगह और क्योंकि साकू इन्होंने जो है ना अचानक को डोमिसाइल ही नहीं दिता होए होए बावलपुरा लेने नतीजा ये है कि वो सिंध के डोमिसाइल से उठा जड़ा है ना सी वो उठा के खिदमत अंजाम दे देते। अच्छा। मेरा बेटा जड़ा है तो आपको सुन के पता थी मेरा बेटा भी जड़ा है ना सी वो असिस्टेंट कमिश्नर है माशाअल्लाह। लेकिन वो सिंध डोमिसाइल से है। ठीक। और मेरी प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी मेरी जो है ना बावलपुर दे विच है। मैं कहना अफवाह नवाबे को भी पहले असा आ गए ऐसे ही था कि सिंध सारी जो है ना चौधरी हुक्मरानी रही। अयूब साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपने अपने बच्चों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उनकी जॉब कैरियर के हवाले से हमें बताया, और आपके लिए बेस्ट विशेस भी हैं जी। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको मजीद कामयाब करे। नौरीन बेबी देखो कितनी सोहनी गाल करेंदे पेन कि भाई इथों दा सारा साडा टैलेंट वेंदा पे कि 2 बाल जरन उन्ना सिर्फ सिविल इंजीनियर नहीं बल्कि उन्ना PhD की है और एक बाल जरा है वो असिस्टेंट कमिश्नर है लेकिन वो सिंध दे डोमिसाइल ते है। तुसा देखो कि सिंध दे विच उन्हें किया होया है कि रूरल ते अर्बन दा CSS दा कोटा अलग किया होया है जबकि इतना बड़ा सूबा है और उन कोटे को अलग नहीं किया गया। अच्छा, क्योंकि फैसिलिटीज के नहीं ना इतना फैसिलिटीज के नहीं जिदी वजह करके साडा टैलेंट जड़ा है ना सूबा नहीं बढ़दा। हां जिवें उन्होंने दसे सन ऑफ सैल के बे सही धरती दे पुत्रे से वल भी मकसद है कि असा पनाहगीर बड़े वदे से सही गल अगर सिंध च तो उतो सन ऑफ सैल तो बहावलपुर देन उन्हां दी धरती तो बहावलपुर है तां इथों है कि सूबा सराकिस्तान बनना चाहिए है। इंदे नाल सकाफती महरूमी खत्म थी से, शनाख्ती दी महरूमी खत्म थी से और मईशत दी महरूमी खत्म थी से, लोगों को रोजगार मिल से और सारे लोग इतने दे खुशहाल थी से भावे वो कोई भी जबान बोले ना और खास तौर पे उनको CSS तक कोटा मिलना चाहिए। इतों दे बाले दा भी हक है कि भी वो AC बनन, DC बनन, कमिश्नर बनन। बिल्कुल रोजगार दे हवाले नाल मजीद भी गाल करेसू। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बहुत ही खूबसूरत सा मेहदी हसन साहब का जो है वो सॉन्ग सुन रहे थे खालिद साहब की आवाज़ में। और यकीन करें वो जो पहले वाले सॉन्ग होते थे वो यकीन करें एक बड़ी आपको एक किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं ना, आपके सुरों का ख्याल, आपके उसमें डायरेक्शंस, आपकी म्यूजिशियन, आपकी एक एक चीज बड़ी परफेक्ट अंदाज में जो है वो पेश की जाती है। और ऊपर से मेहदी हसन साहब, क्या बात है जी। बिल्कुल, वो तो एक मतलब लाइव म्यूजिक के ऊपर और बड़ा अच्छा उस दौर का काम हुआ है। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इस रीजन में सराइकी के ऊपर काम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, फील्ड वर्क अच्छा हो रहा है, गाने ये बड़ी मजेदार बात है कि अब हम हमारे सिंगर्स भी जो हैं जिस तरह से सराइकी जुबान के हवाले से हम बात करते हैं, अब तो पहले ये होता था कि सराइकी गाने इतने सुने नहीं जाते थे हमारे कहाँ के। अब जो हमारे माशाल्लाह हमारे जो इस टाइम मशहूर सिंगर हैं वो भी सराइकी गाने गा रहे होते हैं। और हमारी इस एक बात करती हूँ कि जुबान की ये तमाम एक किस्म की अब तमाम शहरों में जो है जिस तरह की भी जुबान हो पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। तो ये धरेजा साहब की ताकू लगी है मैं तो गजल एंजॉय करे बैठे हैं धरेजा साहब भी बड़ा और असा मेहदी हसन साहब दे तो मकसद है कि आशिक से जिंदे बारे च लत्ता आखे कि मेहदी हसन दे गले दे विच भगवान बुलेंदे तो ऊ बंदे दी क्या मकसद है कि हैसियत हो से वो तो एक माइक था कि सिर्फ पाकिस्तान दा नहीं या हिंदुस्तान दा नहीं पूरे मकसद है कि दुनिया दा फखर है मेहदी हसन साहब। और मैं थोड़ी जी तो और मैं थोड़ी जी तो खुशी थी से मैं दसा कि मेहदी हसन साहब एक अरसा जो है ना अपने सराइकी इलाके च रह गए और मेहदी हसन साहब का ताल्लुक जो है ना जिवें अपना चोलिस्तान है नाल राजस्थान है और राजस्थान दे विच चोलिस्तान दे विच बहुत वड्डा टैलेंट है, बहुत बड़े बड़े लोग उथा मौजूद है। और जदा वो इथा मकसद है कि क्या पाकिस्तान दे बाद है तां कस्बे उथा शिदानी शरीफ ना अपना रहीम यार खां ते उथा वो कुरेजा साहिबान ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा सिंह दा खानदान वो लोग रहंदन ते मेहदी हसन साहब शुरू च उथा रह गए वल उथा भी मकसद है कि वो खुद घराने दे बंदे हैं, टैलेंट भी है और उथा भी महफिल थी वत कुछ अरसे बाद मकसद है कि जरा ना उन्होंने को उथा वालों कराची शिफ्ट थी गए
ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਵੀ ਜਰਨਾ ਥੁਕਰੇ ਸ਼ਿਦਾਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ, ਸਜਾਦ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਜਾਦ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਜਾਦ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੂ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ को ਮਿਲਵਾਇਆ ਵੀ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਰਨਾ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੱਲ ਉਜਾਗਰ ਥਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੀ फैज़ अहमद फैज़ सिंह दी, गुल्लू में रंग भरे बाद नो बहार चले। ਤਾਂ ਉਹ ਵਤ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਾ ਉਹਲੇ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥਾਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਥੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥਾਂ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਸ਼ਿਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਬਿੜਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੇ ਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਥੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਹੈ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਕਬਾਲ ਪੇ ਕरेंदे ਲੋਕ ਪੇ करेंदे। ਤਾਂ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਮੇ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਵਤਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਵਸੇਬ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਬਾਨੇ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥਾਂ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੱਥਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ गाना अगर तुसा रिलीज करने कोई अपना सॉन्ग हिन के आवने उन वास्ते रहे स्टूडियोज जड़ा है उथा अवेलेबल कहनी उन तरीके नाल कम कहनी थी ना पिया जी गलू सारे बहुत सारे टैलेंट जड़ा है ना ਉਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ और माशी मसाइल जिनकी वजह तो लोग इत्थों मूव कर तो हिजरत तो मजबूर थे, वरना तो सारा कुछ इतना पैदा आज कितने लोग हैं पे ऐसा जड़े मोहसिन गिलानी साहब हैं पे कितना दा एक खिते दा नाम है पे पहचान है पे कैसा नकवी साहब तो खैर वाल इथे ही खैर उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा वे नहीं आंदे वापस आवे ने लेकिन ये है कि बहुत सारा टैलेंट सारा इथू जिवें आज असां देते हैं कि सना फिल्म स्टार सना भी इथों दी, साइमा भी इथों दी, रीमा मुल्तान दी ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਵੰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਹੈ ਥੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵੰਜਣ ਦੀ, ਕਰਾਚੀ ਵੰਜਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਵੰਜਣ ਸਾਕੂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ लोग कराची तो इतना स्पेशल अपनी लोकेशन वास्ते ड्रामा सारे कितने ड्रामास बनते पे असा और दूसरे शहरों तो इतना मुल्तान चाहते स्पेशल सारी लोकेशन इतनी खूबसूरत हैं पे तो क्यों ना इतना वो सारा कम थी कि आर्टिस्टों को भी काम मिले। आर्टिस्ट इतना बेचारे बेरोजगार हैं जिन्होंने वास्ते बहुत सारे मसाइल हैं, अगर उन्होंने को इतना तमाम फैसिलिटेट किया वने तो मेरा ख्याल है सारे इतना बेहतरीन ड्रामास भी बन सकते, बेहतरीन कम भी थी सकते। खास तौर पे ई दौरे तो बहुत वध गए, खास तौर पे जरी मकसद है कि साउंड एक्ट बढ़ाया गया। हां जेरे मकसद वास्ते बढ़ाया गया वो मकसद पूरा नहीं था, उनका सारा जरा नदलाना फनकार इंदे ते पै गया। मसलन ये कि जेरे टाइम भाई पिशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या था तो भाई दहशत गर्दी को रोकिया वने, इंतहा पसंदी को रोकिया वने और मकसद है अदम बर्दाश्त को रोकिया वने। तो इन वास्ते बढ़ाया गया कि भाई साउंड के उत्ते जरा ना फिरका वारा ना तकरीर ना थी वे नॉर्मल इंतहा पसंदी ना हो बड़ा बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। और नौरीन बीबी फिल्म हुए थे जी 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 कि जेरे मकसद वास्ते मौलवी साहबान तो उन्होंने रुकिया क्या नहीं वो तकरीर वो फिरका वराना वो सारा कुछ। अच्छा जेरी शय मकसद है कि इंतहा पसंदी को कम करे हा घट करे हा वो कल्चर है वो सकाफत है वो मकसद है कि शहरी है वो अदब है वो आवाज़ है और उतना मकसद है कि सारे लोग कट्ठे रल वेंदन। हुण छोटी जी खुशी थी है और कई फनकार को मकसद खालिद सियाल साहब को सदके थे तो उतना मकसद पुलिस आ गई उन्हें सभी कर भी चाह गए थे फनकार को भी पकड़ गए थे बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं ना भारी पुलिस कहना आ गया।
वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही बड़ा अच्छा से सराइकी सॉन्ग सुने, मजा आ गया है ना। जी बिल्कुल हालत चाल सी तो माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, हाँ, अच्छी आवाज है है। और मैं समझती हूँ कि अच्छे टैलेंट को हमेशा जो है जी। इंसान को प्रमोट भी करना चाहिए। हाँ। ते एक अच्छा प्लेटफॉर्म जड़ा है वो इंसान को हमेशा जड़ा ना वो कामयाबी की तरफ जड़ा ना घिन के वेंदे। अच्छा, क्योंकि असा खुद आर्टिस्ट हैं तो ही गल आर्टिस्टों को सपोर्ट भी की रखते हैं कि बड़ा जरूरी है कि इंसान जितना भी अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं अच्छा टैलेंट रखे हैं, अच्छी आवाज रखे हैं, कोई भी अच्छी स्किल है तो उसको प्रमोट करना चाहिए और मिलजुल के ही थींदे सारे। हाँ, हसद बुग़्ज़ ये चीज़ां बहु मुआशरे च तेजी नाल फैलदे वन जिंदी वजह तो करके असां बहुत सारी चीज़ां तो पिछड़ आंदे पे। अच्छा, जिवें सूबे दी गल करेंदे पे असे हुकूमती सतह ते साडे दे कि बड़े अरसे तू जड़ा है सारे हुक्मरान जेडे इत्थों वोट भी घिन के वेनन, तमाम चीज़ां नारे भी लेनन। आज तक असां जंग लड़ते पे हैं कि साकू जड़ा ना एक सूबा दिता वने ताकि सारे इत्थों दे मसाइल जिवें कॉलर भी हन पे आदे हन के सारा इत्थों दा टैलेंट बाहर दे शहरें सर्व करेंदा पे, तो क्यों ना सारे अपने ही खिते सर्व थिया वने और इन चीज को अगू गिन के वरना चाहिए। नूरीन साहिबा एक सराकी शहर है कि जो असां कैदी तख्त लाहौर दे नहीं सगो अपने घाणी बात दिते सारे को वड्डा मसला तां इन्ना दा हुण साडे इत्थे बैठे से भी इक़्तिदार दी जंग तुसां लड़दे पियो तुसां ई वसेब दे हकूक दी जंग लड़ो हा तो गुरबत दे खात्मे दी जंग लड़ो हाली भी साडे दे कितने सारे काम इन सारे प्रोजेक्ट्स हैं ओ रह के दी जंग लड़ो हा साडा हां ठरिया आज तुसां मकसद है कि जरा ना पकड़ींदो गिरफ्तार थींदो त ये तो मकसद इक़्तिदार दे मसाइल हैं त वसेब दे मसाइल दी तुसां जंग नहीं पे लड़दे। और खास तौर ते आज मकसद है कि गुरबत दे खात्मे दा डी है दो जड़े पहले खवातीन दा डी है आलमी डी है जरा देहातें दे विच खवातीन दा असां वो भी मनाया और उनदे विच तुसां देखो कि खवातीन दे कितने मसाइल हैं। आज मकसद है कि मेल शाव निज़ाम है हर पासे और खवातीन खास तौर पर देहात रहने वाली खवातीन जेरे उथा अपने रड़वाही करेंदन या मकसद है कि जरा ना खेतें दे विच कम करेंदन आज तक कहीं नहीं पूछा हूँ बाल को कहीं नहीं पूछा जिन्हें कच्छ बस्ता होना चाहिए ही और हूँ को कहीं मकसद है कि जरा ना दर्जी कने भेज दिता गया कहीं मकसद नई कने भेज दिता गया या कहीं मकैनिक कने भेज दिता गया वल हूँ छोटे बाल दे उत्ते जरे वो अनपढ़ लोग तशद्दुद करेंदन कहीं नहीं पूछा। इवें ही तुसां देखो कि भी गुरबत दा क्या शक्ल हैं कि लोग गुरबत दा शिकार हैं। दो वक्त दी रोटी कहनी गोदाम भरे पेन लेकिन कणक दे दो वक्त दी रोटी कहनी और ई वसेब दे सारे मसले हैं। और खास तौर ते तुसां इहो गुरबत जिवें मैं पहले गल की है कि जिन्ना गुरबत कौमें को दी है वो अपनी तरजीहात दे विच इंदा खात्मा शामिल करें वो भावें अमरीका है चीन है रूस है पॉलिसियां बढ़ावन के भी असां करना है लेकिन हाली तक हुन पॉलिसियां ही हैं कि गरीब को कुचलना है और हुन को मकसद है कि जरा ना कशीद करना है पैसा खून हर शय ता तरजीहात दे विच शामिल करें। भाई बहु जंगा थी गए बहु लड़ाइयां कीतन बहु असले बढ़ा कीतन बहु वही चौधराहट डे की थी हुन इंसानियत वास्ते कम करो इंसान वास्ते कम करो इंसानी तरक्की वास्ते कम करो और खास तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों की ज्यादा जिम्मेदारी है। और इवें ही आज पाकिस्तान वो इलाके जरे तरक्की याफ्ता हैं उनको गैर तरक्की याफ्ता इलाके की तरफ तवज्जो देवन की जरूरत है उनको बाख्तियार बनावें उनको मकसद है कि तरक्की देवें ताकि गुरबत का खात्मा थी सके। इहो ही जरा ना गुरबत के खात्मे दे आलमी डी दा इहो पैगाम है। सारे बलोचिस्तान बंदे मारे गए असां सराकिस्तान शोहदा कॉन्फ्रेंस की है वही तो गुरबत की वजह तो दो वक्त की रोटी वास्ते गए तगारी चेंदे कोर कमांडर तो ना हन था क्यों मारी वेंदो भाई बंदे को क्यों इंसानियत को कत्ल किथे वेंदो जब तक के गुरबत खत्म नहीं थींदी मुल्क दे मसले हल न थिसन। धरेजा साहब बहुत शुक्रिया तारा तुसां सारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपनी राय का इजहार भी किया। खालिद आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन जाते हुए इनसे हम एक अच्छा सा आखिरी एक और सॉन्ग भी सुनेंगे और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। यकीनन आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद भी आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।